हेलो 10th ग्रेड स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर 10th ग्रेड साइंस का, जिसको केमिस्ट्री का पार्ट है। वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, केमिकल रिएक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो क्या डिफरेंट चीजें बन सकती हैं और क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी की प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट होती है। किससे डिफरेंट होती है? उन एलिमेंट से जो कि कंबाइन होते हैं, रिएक्ट होते हैं और उसके बाद न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। तो ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें फिजिकल चेंज की जगह केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनते जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, लेकिन केमिकल चेंजेस के अंदर न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बहुत डिफरेंट होती है। अगर आप सोचोगे रिएक्टेंट्स क्या है, डोंट वरी, हम वो भी पढ़ेंगे। उसके अलावा इसके अंदर एटम्स जो है वो रीअरेंज होते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एलिमेंट। जो एग्जिस्टिंग रिएक्टेंट्स हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट वे में कंबाइन होते हैं, तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग केमिकल बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं एटम्स के बीच में और उसके बाद न्यू केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। और फाइनली एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कभी भी एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं, एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेंगे, सिर्फ उन एलिमेंट्स के एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा या फिर न्यू बॉन्ड्स बनेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है केमिकल रिएक्शन के कि ये एक फिजिकल चेंज नहीं बल्कि केमिकल चेंज है। इसके अंदर एलिमेंट्स के एटम्स रीअरेंज होते हैं, एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं और उसके बाद न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। और फाइनली इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स रिएक्ट हो रहे हैं उनके अलावा और कोई भी नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये है केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे विच विल बी हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि केमिकल रिएक्शन है क्या, हमने एक बहुत ही सिंपल और इजी एग्जांपल लिया है जो कि बेसिकली है रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें होता क्या है वो हम देखते हैं। मैग्नीशियम बेसिकली एक रिबन की तरह होता है, जो कि मतलब एक स्ट्रिंग है और उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी हुई होती है। तो पहले उस लेयर को हटाया जाता है कैल्पल से और उसके बाद उसमें आग लगाई जाती है। जब उसमें आग लगाई जाती है तो उस मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद एक व्हाइट कलर का मटेरियल बनता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है वो हम समझते हैं। मैग्नीशियम एयर से रिएक्ट करता है, यानी कि उसको हम हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो जो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे ये रिएक्ट करता है और बर्न होकर के यानी कि हीट के साथ ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब इस स्लाइड पे कुछ और भी चीजें लिखी हुई है जो हम समझते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कि रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि फाइनली एक सब्सटेंस बन रहा है वो एक प्रोडक्ट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया था कि फाइनल सब्सटेंस के जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैग्नीशियम एक येलो ऑरेंजिश टाइप एक रिबन है, ऑक्सीजन एक गैस है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फाइनली प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो व्हाइट कलर का पाउडर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्टेंट्स के रिएक्शन के साथ वो बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट एग्जैक्टली द रिएक्टेंट्स आर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन नेचर में कौन कौन से हैं, और ये आपको बताएंगे कि क्योंकि आप ये डेली लाइफ में देखते हैं। और आप बताइए मुझे कि इनमें से क्या कोई ऐसा रिएक्शन है जो कि आपने ऑब्जर्व किया है और या ऑब्जर्व नहीं किया है। इसके अलावा अगर आपने अपने आसपास होते हुए कुछ और रिएक्शंस भी देखे हैं तो वही बताइए मुझको। जैसे कि हमारे पेट में फूड का डाइजेशन होना, फूड स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो जाती है, न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स इनटू वाइन, ग्रेप्स जो कि बिल्कुल मीठा होता है और वाइन जिसके अंदर एक थोड़ी सी एफर्वेसेंस होती है। कुकिंग ऑफ फूड, टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है फूड का, डिफरेंट प्रोडक्ट ऑल टुगेदर। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम इन लेते हैं ऑक्सीजन लेकिन बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल टुगेदर डिफरेंट गैस। इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन, राइटनिंग ऑफ फूड
और बर्निंग ऑफ पेट्रोल, कैरोसिन एंड डीजल। दीज आर सम ऑफ द, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में, नेचर में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। पता नहीं आप लोगों ने कितने ऑब्जर्व किए हैं, पर ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। अब हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम ये समझना चाहते हैं कि जब हम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराएंगे तो फाइनली आउटकम, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या हो सकता है, वो किस तरह का हो सकता है, क्या वो एक्चुअली प्रोडक्ट होगा या उसके अलावा भी कुछ और प्रोड्यूस होगा, तो वो हम चीज देखते हैं। जब हम दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराते हैं तो कई बार डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ साथ गैस भी प्रोड्यूस होती है, और हम ये एक एग्जांपल के साथ देखेंगे कि कौन से रिएक्शन के अंदर गैस प्रोड्यूस हो रही है। एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेट होता है। प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट जो है एक व्हाइट कलर का या फिर डिफरेंट कलर का एक सॉलिड मटेरियल है जो कि रिएक्शन के बाद आपके बीकर या फिर जार या जिसमें भी आपने रिएक्शन कराया है उसमें दिखाई देगा। कभी कभी कलर चेंज हो जाता है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट होते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका कलर बिल्कुल डिफरेंट चेंज होता है। चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, या तो रिएक्शन के बाद फाइनल सब्सटेंस और प्रोडक्ट ठंडा हो जाएगा या फिर एकदम से गर्म हो जाएगा, और ये डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस है जो कि हम पढ़ेंगे आगे। या फिर चेंज इन स्टेट, यानी कि हमने दो सॉलिड्स को रिएक्ट कराया और बन गया उसके बाद एक लिक्विड और एक गैस, तो स्टेट भी चेंज होती रहती है। लेकिन हम इन सब के एग्जांपल्स समझेंगे। आपको मैं ये बात बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा कि जब भी मैं कुछ कहता हूं तो आप उस पर ब्लाइंडली विश्वास मत कीजिए। आप इंश्योर कीजिए कि मैं आपको उसके एग्जांपल्स दूं, उसके प्रूफ दूं, क्योंकि प्रूफ देने के बाद ही आपको यह समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर चीज की रियल लाइफ प्रैक्टिकलिटी एप्लीकेशन क्या है। तो मैं आप इन सब के एग्जांपल दूंगा और आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली में क्या बात कर रहा हूं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैस का। तो हमने क्या किया है, एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में हमने रखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। उस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमने कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए हैं। जैसे ही हम जिंक के ग्रेन्यूल्स डालते हैं, इसमें एक रिएक्शन होती है जिसमें कि जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से और बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन एक गैस है जो कि रिलीज हो जाती है। तो ये एग्जांपल है जहां पे कि गैस फॉर्म हो रही है। इसी के अंदर हम ये भी देखते हैं कि हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने जो पिछले स्लाइड में देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में, उसके अंदर कहीं पे गैस प्रोड्यूस हो रही थी, किसी एग्जांपल के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही थी। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसमें कि गैस और हीट दोनों प्रोड्यूस हो रही है, और हम यही एग्जांपल रिपीट करेंगे जब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ हीट के बारे में। इसके अलावा एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जिसके अंदर हमने मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दो को रिएक्ट कराया जिससे बना मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन और हीट। तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है और साथ ही साथ हीट भी इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है। तो ये एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें कि गैस प्रोड्यूस हो रही है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम प्रेसिपिटेट का, और जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेसिपिटेट एक वो सॉलिड प्रोडक्ट है जो कि सेपरेट आउट होता है जब आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। जरूरी नहीं है कि ये प्रेसिपिटेट हमेशा व्हाइट हो, ये किसी भी कलर का हो सकता है, और नॉर्मली आप इसको देखिए केमिकल रिएक्शंस के अंदर इसको पीपीटी के शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। एग्जांपल है, जब आप पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है, जो कि आप देख सकते हैं यहां पे, और ये येलो कलर का पीपीटी होता है। साथ में पोटेशियम नाइट्रेट भी बनता है, पर वो इतना रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लेड आयोडाइड जो कि येलो कलर का पीपीटी प्रोड्यूस करता है। हम अब एग्जांपल लेते हैं जहां पे कलर चेंज होता है, और ये बेसिकली एक एग्जांपल है जो कि बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। उसको जब आप साइट्रिक एसिड या किसी भी और एसिड के साथ डालते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है वो ट्रांसपेरेंट होने लगता है, क्योंकि परमैंगनिक एसिड बनता है, साथ में बनता है पोटेशियम आइसोसाइट्रेट जो कि इसका कलर बिल्कुल ही इनविजिबल या फिर गायब कर देता है। तो ये एक एग्जांपल है चेंज इन कलर का। इसके अलावा हम और एग्जांपल देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर का। इसमें दो एग्जांपल लेंगे हम, एक एग्जांपल वो जिसमें कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, और दूसरा एग्जांपल हम लेंगे जिसमें कि हीट ली जा रही है, यानी कि ठंडा हो रहा है। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। शायद आपने बहुत ही पॉपुलर टर्म सुनी होगी, क्विकलाइम, जिसको कि हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये इसका एक जेनरिक नेम है। जब आप क्विकलाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं
तो एकदम से बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होने के बाद बन जाता है वो शेक्ड लाइम, जिसको कि हिंदी में बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जो एक्चुअली होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रिएक्शन कहां पे यूज होती है, तो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि एक्चुअली में आपने ये रिएक्शन कहां पे यूज होती हुई देखी है। शायद आपने ये रिएक्शन अब ना देखी हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज अब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप मुझे बता सकते हैं अपने पेरेंट्स से पूछ करके कि क्या उन्होंने क्विक लाइम को वाटर में डाल करके कुछ प्रोडक्ट बनते हुए देखा है और क्या आपने उसको अपने घर में यूज किया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये घर को अच्छा दिखने में हेल्प करता है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि जब ये रिएक्शन हो रही हो तो उसके पास ना जाएं, क्योंकि इसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होती है और वो आपके लिए हार्मफुल या डेंजरस भी हो सकती है। तो ये एग्जांपल है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है और इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, यानी कि जिसमें से कि हीट बाहर निकल रही है, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो कि है एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एंडो मतलब इन और थर्मिक मींस हीट, जिसमें कि हीट जा रही है अंदर। तो अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे, बनेगा बेरियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वो आपकी टेस्ट ट्यूब या बॉटल एकदम ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने हीट एब्सॉर्ब कर ली है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। और लास्ट हम जाते हैं वो केसेस जहां पे कि स्टेट चेंज होती है। यहां पे हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का। जिंक जो कि सॉलिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि लिक्विड या एक्वस है, और इसके थ्रू आपको मिलती है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो आपने देखा किस तरह से एक सॉलिड और एक लिक्विड के रिएक्शन से आपको गैस मिल रही है। सेम वे जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को रिएक्ट कराते हैं तो मिलता है हमको पोटेशियम नाइट्रेट और आयोडीन, सॉरी, और लेड आयोडाइड, और इसमें भी H2 गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये सब एग्जांपल ऐसे हैं जो कि आप एक केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में करेंगे। आपको मैं एग्जांपल देता हूं जो आपने डेली लाइफ में देखा होगा। आपने देखा होगा कैंडल, जब आप कैंडल को बर्न करते हैं तो आप देखते हैं कैंडल जलती जा रही है, जलती जा रही है, जलती जा रही है, और धीरे धीरे होकर वो छोटी होती चली जाती है। लेकिन आप देखते हैं कि वैक्स उसका जितना बर्न हुआ है वो उसके आसपास दिखता नहीं है। उसका सिंपल रीजन ये है कि वैक्स जो कि सॉलिड फॉर्म में है वो वेपराइज होने लगता है। तो इसमें हो क्या रहा है, वैक्स जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर है वो सीधे सीधे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें कि स्टेट चेंज हो रही है एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और जब दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो गैस प्रोड्यूस हो सकती है, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो सकता है, रिएक्शन के बाद कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है जो कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और फाइनली रिएक्टेंट्स का स्टेट चेंज होकर के कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस बन सकता है। अब हम क्या करेंगे यहां पे कि हम केमिकल रिएक्शंस लेंगे और देखेंगे कि इन केमिकल रिएक्शंस को एक्चुअली में कैसे लिखा जाता है। कभी भी आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, और इसको इस तरह लिखा जाएगा जिंक जिसका की सिंबल है Zn प्लस H2SO4 जो कि सिंबल है सल्फ्यूरिक एसिड का। जब आप उसको रिएक्ट करेंगे तो बनेगा ZnSO4 जो कि है जिंक सल्फेट प्लस H2। तो ये बनेगी H2 गैस जो कि यहां से रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन है बेसिकली जो एक्चुअली में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करने पर होगी। पर क्या ये रिएक्शन कंप्लीट है? जी हां, ये रिएक्शन तो कंप्लीट है, पर क्या हमेशा रिएक्शन इतनी इजी होगी? नहीं, इतनी इजी नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब यह है अ मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी एटम्स आपके रिएक्टेंट्स में हैं, उतने ही एटम्स आपके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर भी होने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे यहां पे Zn का एक एटम है, यहां भी Zn का एक एटम है।
यहां पे SO4 का एक एटम है, यहां पे भी SO4 का 2- का एक एटम है, यहां पे हाइड्रोजन का 2 एटम है और यहां पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। लेकिन क्या अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाते हैं, वो भी हमको इतना सिंपल दिखाई देगा? देखते हैं। हाइड्रोजन है H2 प्लस ऑक्सीजन है O2, वो बनता है H2O। देखते हैं कि क्या ये पहले की तरह सिंपल है? H2 के 2 एलिमेंट, 2 एटम्स, यस, H2 के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स, यहां पर ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है। ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास यहां पे लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। यहां पे ऑक्सीजन जितना हमने लिया था रिएक्टेंट्स में, उतना प्रोडक्ट में नहीं आया है। तो इसलिए यहां पे हमको करना होगा रिएक्शन को बैलेंस। और रिएक्शन को बैलेंस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब आप नंबर ऐड कीजिए, तुक्का मारिए और देखिए कि किस तरह से सारे के सारे एटम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड और राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड में बैलेंस हो जाते हैं। तो मैं देखता हूं यहां पे ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यहां भी ऑक्सीजन के 2 ही होने चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू मैं यहां पे 2 लिख देता हूं। लेकिन अब मैंने देखा कि यहां पे हाइड्रोजन के 4 हो गए, जबकि यहां पे हाइड्रोजन के 2 ही हैं। तो मैं यहां पर हाइड्रोजन के अब 2 लिख देता हूं और मैं देखता हूं कि क्या मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। जी हां, मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। यहां पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट होता है तो बनाता है 2 मॉलिक्यूल वाटर के, और इसको हम कह सकते हैं एक बैलेंस्ड इक्वेशन या बैलेंस्ड रिएक्शन। पर क्या ये कंप्लीट रिएक्शन है? नहीं, इसके अलावा भी आपको रिएक्शन के अंदर बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है, जो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, जो कि आपकी रियल लाइफ इक्वेशन है। ये क्या है? ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से बर्न होता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। ये पर्टिकुलर रिएक्शन लाइफ को सस्टेन करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर यही हो रहा है। जो खाना आप खा रहे हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, और वो ग्लूकोज बर्न होकर के आपको एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप एक्सहेल कर देते हैं, वाटर आपकी बॉडी में कंज्यूम हो जाता है, और एनर्जी आप यूज करते हैं अपनी बॉडी को रन करने के लिए, बोलने के लिए, कूदने के लिए, खेलने के लिए, सब पढ़ने के लिए, सब काम करने के लिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम इसको एनर्जी लिख देते हैं। ठीक है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल भी नहीं। कार्बन के यहां पे 6 एटम है, यहां पे कार्बन का एक ही एटम है, तो हम सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू करते हैं, यहां पे 6 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन की यहां पे 12 है, यहां पे सिर्फ 2 ही है, तो यहां भी हम हाइड्रोजन के आगे 6 लगा देते हैं। अब देखते हैं कि क्या मिसिंग है। जैसे ही हमने यहां पे 6 लगाया, ऑक्सीजन के हो गए 12 प्लस यहां पे हमने 6 लगाया तो ऑक्सीजन के हो गए टोटल 18। देखते हैं कि क्या यहां पे 18 है? यहां पे है 6 और 2, 6 + 2, 8 ओनली। नहीं, 18 नहीं है। तो हमको क्या करना होगा? हमको इसको 18 करने के लिए यहां पे भी लगाना होगा 6। और अब देखिए, ऑक्सीजन के हो गए 6 + 12 18, 6 + 12 18, हाइड्रोजन के 12, हाइड्रोजन के 12, कार्बन के 6, कार्बन के 6, और इसी के साथ आपकी रिएक्शन हो गई है बैलेंस। पर क्या ये रिएक्शन अभी भी कंप्लीट है? नहीं। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए आपको इन सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टेट लिखनी होगी। C6H12O6 जो कि आपका ग्लूकोज है, ये है एक्वस फॉर्म में, इसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में AQ। ऑक्सीजन जो कि है गैस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो है गैस फॉर्म में, वाटर है लिक्विड फॉर्म में, और एनर्जी है। तो अब ये रिएक्शन कुछ कंप्लीट लग रही है, क्योंकि इसके अंदर आपने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है, प्लस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों के आगे ये भी लिख दिया है कि उनकी स्टेट क्या है। तो ये रिएक्शन आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही है, पर हमेशा ये रिएक्शन इतनी इजी नहीं होती है। रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए बहुत सारे और कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो चीज है जो कि रिएक्शन को इनेबल करती है, यानी कि रिएक्शन को करवाती है। कई बार अगर आप 2 प्रोडक्ट्स को, 2 रिएक्टेंट को साथ में डाल देंगे, वो रिएक्ट नहीं होंगे, वो नया प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, वो नया सब्सटेंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको वो एम्बिएंट सिचुएशन नहीं मिल रही है जिसके बेसिस पे
वो प्रोडक्ट नया बना सके। इसलिए आपको कुछ कैटलिस्ट जानने पड़ेंगे जो कि उस रिएक्शन को फास्ट करें। और ये कैटलिस्ट कुछ भी हो सकते हैं। ये कैटलिस्ट कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर हो सकता है, स्पेसिफिक प्रेशर हो सकता है, या फिर इन सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और वही चीज हमने नेक्स्ट एग्जांपल में ली है, जहां पे कि हम देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर 300 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो बनाता है मिथेनॉल, यानी कि मिथाइल अल्कोहल। तो देखते हैं कि वो रिएक्शन क्या होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO, हाइड्रोजन इज H2 और ये बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 300 डिग्री सेल्सियस एंड जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, ये बनाता है CH3H, यानी कि मिथाइल अल्कोहल। अब देखते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं, लग तो नहीं रही है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि यहां पर H के 2 हैं और यहां पे H के 4 है। तो यानी कि अगर हम यहां पे H के आगे H2 के आगे 2 लगा दें तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। देखते हैं, कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम। ग्रेट, ये पर्टिकुलर इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। इसके आगे लिखना है हमको एनर्जी, लेकिन साथ साथ हमको ये भी लिखना है कि ये डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किस स्टेट में है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज गैस, H2 इज गैस, व्हाइल मिथाइल अल्कोहल इज एक्वस। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है, जो कि हमने समझा कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक केमिकल रिएक्शन के। हमने समझा कि रिएक्शंस बैलेंस कैसे की जाती है, और रिएक्शन को जब भी आपको कंप्लीट फॉर्म में लिखना है तो सिर्फ बैलेंस ही काफी नहीं है, बल्कि आपको वो कंडीशंस भी लिखनी है जिस कंडीशंस में ये पर्टिकुलर रिएक्शन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन किसी सेंस की नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इस हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के स्टेट भी लिखने बहुत जरूरी है। क्या उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हीट प्रोड्यूस हुई है या फिर हीट इनहेल हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, वो भी आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस इक्वेशन में लिखने के लिए क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आपको उस पर्टिकुलर रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में लिखना होगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होंगे और राइट हैंड साइड में आपके होंगे प्रोडक्ट्स, जो कि फाइनल प्रोडक्ट या फिर सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद आप इस वर्ड इक्वेशन को सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में लिखिए, जहां पे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आपने वर्ड से सिंबल की फॉर्म में लिखा है, जहां पे कि आप जिंक सल्फेट को ZnSO4, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बैलेंस करने का ट्राई कीजिए बाय पुटिंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर्स, और ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड ही है जिससे कि आपको अपनी इक्वेशन बैलेंस करनी है। और फाइनली, टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन, आपको करना यह है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में कोई भी हीट चेंज हो रही है या फिर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन किस टाइम से किस कंडीशन में हो रहा है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो रिएक्शन हो रहा है, उन पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट क्या है, प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या है, क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक कैटलिस्ट या कंडीशंस हैं बिकॉज ऑफ विच दिस पर्टिकुलर रिएक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड, वो आपको उसके अंदर लिखना है। हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा इस पूरी एक्सरसाइज को समझने के लिए, कि मीथेन जो कि CH4 है, जब बर्न होती है यानी कि रिएक्ट करती है ऑक्सीजन O2 से, तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हम देखते हैं ये रिएक्शन CH4, इसको हम पहले लिखेंगे गैस, प्लस ऑक्सीजन, इसको भी हम लिखेंगे गैस। जब ये रिएक्ट करती है यानी कि हीट, तो प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर इज लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस। हमको इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखते हैं पहले, कार्बन इज 1, कार्बन इज 1, वी आर गुड। हाइड्रोजन इज 4 बट हाइड्रोजन इज 2, तो यहां पे हम एक 2 लिख देते हैं, जिससे कि अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। देखते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, नहीं, ऑक्सीजन इज 2 एंड नाउ विद दिस एडिशन ऑफ 2 मोर, ऑक्सीजन हैज बिकम
4, तो यानी कि हमको यहां पर भी एक 2 और लिखना होगा। और इसी के साथ हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई है। लेकिन अब ध्यान रखिए, जब आप मीथेन को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ साथ प्रोड्यूस होगी हीट भी। अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपको समझ में आएगा कि घर के अंदर कई बार आप मीथेन, ब्यूटेन, इस तरह की गैस यूज करते हैं अपने सिलेंडर्स में, जो कि आपको प्रोवाइड करती है एनर्जी और जिससे आपका खाना कुक होता है। यहां पे हम आज लेते हैं पॉज। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे जहां पे हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल रिएक्शंस। पर आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसके अंदर आने वाले हैं काफी कॉम्प्लेक्स चीजें जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। पर जब तक मैं हूं सब चीजें आसान होंगी। सो स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ नाउ, टेक केयर।